गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे वर्क या कार्य की। इससे पहले अपन ने बल पढ़ा है, कार्य ऊर्जा परमेय पढ़ी है और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानकारी ली और बल से संबंधित कुछ अपन ने न्यूमेरिकल भी किए हैं समवेग संरक्षण से रिलेटेड। अभी आज अपन देखेंगे कार्य क्या होता है। तो नॉर्मली कार्य जो अपन लेमन लैंग्वेज समझते हैं कि अगर अपन कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा खर्च होती है। अगर अपन अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कोई भी अपन कार्य करते हैं तो अपन को थकान महसूस होती है। तो इसका मतलब कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा खर्च होती है, अर्थात कार्य ऊर्जा का ही एक रूप है या ऊर्जा कार्य का ही एक रूप अपन कह सकते हैं। कार्य और ऊर्जा आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं। तो ये देखिए कोई भी एक निकाय है, कोई एक कण है, बॉडी है, उस पर अगर अपन कोई बल लगाते हैं और वह अपनी मूल अवस्था से खिसक कर या आगे गति करके विस्थापित हो जाता है और बल की दिशा और विस्थापन की दिशा है वह बीच में कोई कोण थीटा है, तो उस कण पर किया गया कार्य W F.dr होता है। F.dr होता है। ध्यान रखिए यहाँ पर ये अदिश गुणनफल है, अर्थात जो कार्य है वह एक अदिश राशि है, कार्य सदिश राशि नहीं है। तो इसका अपन अदिश गुणनफल को अगर वेक्टर को मैग्नीट्यूड के रूप में लिखेंगे तो जाएगा W बराबर F.dr कोस थीटा, जहाँ पर कोस थीटा क्या है, थीटा कोण है, बल आरोपित बल, लगाए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण है। तो थीटा इज एंगल, ये एंगल का निशान है, एंगल बिटवीन एफ एंड डी आर। तो अपन इसके अनुसार देख सकते हैं कि अगर जो लगाया गया बल है उसकी दिशा विस्थापन के साथ में अलग अलग होगी तो उसके अनुसार जो कार्य है उसका मान भी अलग अलग ही होगा। जब थीटा का मान 0 अर्थात आरोपित बल है वह विस्थापन की दिशा में ही है, उसी दिशा में है, तो थीटा बराबर 0 है तो कोस थीटा बराबर 1, तो डब्ल्यू बराबर एफ डी आर हो जाएगा, अर्थात कार्य अधिकतम होगा। तो इस स्थिति में किसी भी निकाय पर कार्य किया जाता है। ओके, जब थीटा का मान 0 है, π/2 है, तो कोस थीटा का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 डिग्री है वह 0 होता है, तो किया गया कार्य 0, अर्थात इस स्थिति में कण या निकाय पर कोई भी कार्य नहीं किया गया है और उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब थीटा का मान पाई है, थीटा का मान पाई है अर्थात आरोपित बल और विस्थापन की जो दिशा है दोनों विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में होने का मतलब हुआ कोस थीटा का मान हो गया कोस पाई और कोस पाई बराबर -1 अर्थात W बराबर -F.dr। तो कार्य अधिकतम होगा लेकिन ऋणात्मक दिशा में, अर्थात इस वक्त किया गया कार्य है वह ऋणात्मक होगा। तो ध्यान रखिए कि जब कार्य धनात्मक होता है तो निकाय पर कार्य किया जाता है, किसी भी निकाय या किसी कण या बॉडी पर कार्य किया जाता है, और कण अगर ऋणात्मक कार्य अगर ऋणात्मक होता है तो निकाय द्वारा कार्य किया जाता है, निकाय पर कार्य नहीं, निकाय द्वारा कार्य किया जाता है। हम पता है कि ये एक अदिश राशि है, इसकी विमा अपन ज्ञात कर सकते हैं, W बराबर F इंटू डी आर, बल गुणा विस्थापन, तो बल की विमा के साथ में विस्थापन की विमा और जोड़ दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो उससे अपने कार्य की विमा आ जाएगी, कार्य की विमा हो जाएगी m1L2T-2। अब इसके अनुसार इसके मात्रक भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, कार्य के जो मात्रक हैं वो हो जाएगा अर्घ, जो CGS मात्रक है, CGS मात्रक के अनुसार क्या होगा, बल का मात्रक हो जाएगा डाइन और विस्थापन का सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर वो अर्घ के बराबर है, M के इस मात्रक करेंगे तो वो हो जाएगा जूल, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब ऐसे ही अपन अगर इसमें देखते हैं तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होते हैं, जो कि अपन ने पहले चैप्टर में इसको डिस्कस भी किया था। अब इसमें देखिए आप कि W बराबर F.dr है, तो मैं कहूँ कि dr विस्थापन 1 मीटर है और F है वह 1 न्यूटन है, तो अपन कार्य 1 जूल कह सकते हैं, अर्थात किसी भी निकाय पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर अगर उसमें विस्थापन 1 मीटर का होता है तो उस निकाय पर किया गया कार्य 1 जूल है। कार्य के अन्य मात्रक भी है जो नॉर्मली अपन कार्य काम में लेते हैं, जैसे कैलोरी, जो कैलोरी है वह ऊर्जा का मात्रक है, उसे कार्य का मात्रक भी है। तो 1 कैलोरी है वो 4.186 जूल के बराबर होती है, इसको नॉर्मली कई बार अपन 4.2 जूल भी बोलते हैं, या फिर किलोवाट आवर है। अच्छा, जो वाट है वह अपन कार्य के मात्रक में लिखते हैं, तो किलोवाट जो वाट आवर है, अर्थात
अपन ने इसको ये बड़ा मात्रक लिया, इसको वाट आवर भी लिख सकते हैं अपन, वॉट आवर भी, लेकिन ये किलो वाट के रूप में लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप पता हो तो ये किलो वाट आवर है वो है एक यूनिट का मात्रक माना जाएगा जो अपन विद्युत उपभोग करते हैं उसके लिए। तो किलो वाट आवर है, उसमें भी अपन कह सकते हैं कि 3.6 गुणा 10⁻6 जूल के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश है वह है 1 वोल्ट कार्य करने, 1 वोल्ट के विभव के लिए कार्य करने के लिए जो आवश्यक जो ऊर्जा है वह इसके बराबर होगी 1.6 गुणा 10⁻19 जूल। तो वह कार्य को अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक कैलोरी है, उसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं कि यह एक एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर किसी भी पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा 1 कैलोरी होती, 1 कैलोरी उष्मा बोलते हैं, 1 कैलोरी कार्य के बराबर होती है जब दाब है वह NTP हो, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर NTP प्रो, NTP नहीं, यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो, अर्थात 10⁵ न्यूटन मीटर हो तब, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो तब। तो ध्यान रखिए कि 1 कैलोरी है वह किसी भी निकाय के लिए जिसमें 1 ग्राम पानी है, 1 ग्राम पानी को ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऊर्जा 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है वह 1 कैलोरी होती है जब वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल के बराबर होती है। अब इसे कुछ एग्जाम्पल भी अपन लेते हैं कि जब कार्य धनात्मक है, धनात्मक कार्य, तो उसका एग्जाम्पल देखिए। धनात्मक तो W का मान 0 से बड़ा होगा। इसका पहला एग्जाम्पल है मुक्त रूप से गिरता हुआ कोई भी बॉडी या निकाय या कण गुरुत्वाकर्षण फील्ड में, गुरुत्वीय क्षेत्र में, अर्थात कोई भी एक कण है, पिंड है, वह धरती पर नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसका विस्थापन और अप्लाइड जो बल है दोनों एक ही दिशा में है, तो उसका कार्य है वह धनात्मक होगा। दूसरा, कोई भी एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है, अगर वह गैस बाहर की तरफ निकल रही है, फैल रही है, तो गैस का जो दाब है वह बल ऊपर की तरफ लगा रहा है, ऊपर की तरफ बल लगा रहा है, गैस है वह भी ऊपर की तरफ ही विस्थापित हो रही है, ऊपर की तरफ निकल रही है। अप्लाइड फोर्स और विस्थापन दोनों दिशा समान है, तो गैस के बाहर निकलने के लिए भी गैस द्वारा किया गया कार्य वो धनात्मक होता है। किसी भी स्प्रिंग को अपन खींचते हैं, तो स्प्रिंग को खींचने के लिए आवश्यक जो बल है उसकी दिशा और स्प्रिंग को खींचने से विस्थापन की दिशा एक जैसी होती है, तो स्प्रिंग के ऊपर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य है वो धनात्मक होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अपन इसी एग्जाम्पल को वापस पढ़ेंगे। जब स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग द्वारा एक बल और लगाया जाता है अंदर की तरफ, ये तो स्प्रिंग को अपन खींच रहे हैं वो बल है, स्प्रिंग द्वारा एक बल लगाया जाता है जिसको अपन रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल बोलते हैं, FR, वह विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो विपरीत दिशा में बल लगातार विस्थापन अब आगे की तरफ हो रहा है, तो प्रत्यानयन बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, इस बात का ध्यान रखें। अब अपन देखते हैं कि कार्य ऋणात्मक है तो ऋणात्मक कार्य के उदाहरण देखिए। अपने धनात्मक कार्य के लिए देखा था कि कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी है, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर कोई भी कण है वह नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसके कार्य धनात्मक होता है। अब किसी भी कण को या पिंड को अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में फेंका गया है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की दिशा है वो नीचे की तरफ है और पिंड को फेंका गया ऊपर की तरफ, तो जो आरोपित बल है, गुरुत्वीय बल है, वो नीचे की तरफ है और विस्थापन ऊपर की तरफ है, तो दोनों के बीच में कोण हो गया 180 डिग्री का, अर्थात इसमें किया गया कार्य है वह ऋणात्मक हो जाएगा। ऐसे ही किसी भी समतल तल पर अगर कोई घर्षण बल है, अर्थात दो सतहों के बीच में घर्षण बल है, तो अगर बल लगाते हैं और जो ऊपर वाला पिंड है वह गति करता है जिस दिशा में, उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है, घर्षण गुणांक के कारण से, घर्षण के कारण से, तो जो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य है वो ऋणात्मक होता है। अभी अपने स्प्रिंग की बात की थी, किसी भी स्प्रिंग को अगर खींचते हैं तो स्प्रिंग पर लगाया गया बल है वह धनात्मक कार्य करेगा, लेकिन स्प्रिंग के कारण से उत्पन्न प्रत्यानयन बल जिसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं वह विपरीत दिशा में होता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका कि कोई भी एक आवेश है, उस आवेश के पास दूसरा एक और समान प्रकृति का आवेश लेके आते हैं, तो दोनों के बीच में लगने वाला बल है वह प्रतिकर्षण बल होगा और प्रतिकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य भी ऋणात्मक होता है, तो यह कार्य भी ऋणात्मक होगा। अब देखिए तीसरा कि जब कार्य जीरो है तो जीरो वह कब होता है, या तो विस्थापन जीरो हो, विस्थापन जीरो होगा तो कार्य भी जीरो होगा, क्योंकि अपन को पता है कि F.dr बराबर जीरो, अगर dr का मान जीरो है तो कार्य भी जीरो हो जाएगा। या एक कूली है वह किसी भी सामान को अपने सिर पर रख के चलता है,
तो कूली के द्वारा उठाएगा सामान। देखिए ये कूली है, ये कूली है, ये सामान उठा के चल रहा है इस दिशा में, लेकिन इस वजन के कारण से इस पर बल लग रहा है नीचे की तरफ। तो दोनों के बीच में यह तो इसका विस्थापन है और यह बल है, दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री होने के कारण से इसके द्वारा किया गया कार्य है वह 0 हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी वर्ताकार पथ पर गति हो रही है, अगर वर्ताकार पथ पर गति हो रही है तो उस वर्ताकार पथ पर गति होने के कारण से जो निकाय गति कर रहा है उस निकाय के द्वारा एक अभिकेंद्रीय बल लगाया जाता है जो केंद्र की तरफ होता है। अभिकेंद्रीय बल, देखिए ये अभिकेंद्रीय बल वर्ताकार पथ पर लगता है। तो अभिकेंद्रीय बल है वह हमेशा सेंटर की तरफ लगता है और विस्थापन है वह वेग के कारण से इसके लंबवत डिग्री पर होता है। तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा वर्ताकार पथ पर गति कर रहा कोई भी निकाय तब किया गया कार्य 0 होता है। ऐसे ही देखिए एक पेंडुलम है, अगर वह दोलन कर रहा है, पेंडुलम तो दोलन कर रहा है तो उसकी रस्सी में तनाव है, वह सेंटर की तरफ होगा, केंद्र की तरफ तनाव T, लेकिन उसका विस्थापन है वह रेखीय विस्थापन होगा dr। तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा 90 डिग्री। देखिए इसका दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो तनाव के किसी भी दोलन करने वाले दोलक के रस्सी में जो तनाव है उस तनाव के द्वारा किया गया कार्य है वह भी 0 होता है। देखिए ज़रा कि अपन कह सकते हैं कि एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम की रस्सी है जो लंबाई है वो L है और ये द्रव्यमान M है। अब यह ऑसिलेशन करता है, दोलन करता है। तो ये किसी समय t पर यहाँ पर है, जब कोण थीटा है तो इसका द्रव्यमान M है और रस्सी में तनाव T है। ये mg भार लगेगा। अब देखिए ज़रा ये कोण थीटा, तो यहाँ पर देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि t के 2 घटक होंगे, एक तो जाएगा t कोस थीटा और एक हो जाएगा t साइन थीटा। तो अपन कह सकते हैं देखिए t कोस थीटा बराबर mg, अर्थात t कोस थीटा बराबर mg जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय भार है उसके बराबर इसका ये ऊर्ध्वाधर घटक है। और t जो साइन थीटा है वह क्या है, t साइन थीटा किसको करेगा, कि जब ये गति कर रहा है तो इसमें त्वरण उत्पन्न हो रखा है, तो त्वरण वाले घटक को ma घटक को मैं बोल सकता हूँ, इसमें त्वरण है उस घटक को यह बैलेंस कर सकता है एक प्रकार से। लेकिन अपने इम्पोर्टेंट है t कोस थीटा वाला घटक, क्योंकि mg भार है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ है और इसका जो भार लग रहा है जिस इस पॉइंट पर, जब ये विस्थापन अंदर तनाव अंदर की तरफ है तब विस्थापन इस दिशा में dr। तो अपन विस्थापन के लिए कहें कि यहाँ पर t है वो परपेंडिकुलर है विस्थापन के, अगर यह विस्थापन के परपेंडिकुलर है तो t डॉट dr बराबर t dr कोस थीटा। ये वाला कोस थीटा की बात नहीं कर रहे हैं अपन, इसको फाई बोल देते हैं, इन दोनों के बीच में लगने वाला कोण फाई। तो अगर यह एंगल है t परपेंडिकुलर है dr के, t परपेंडिकुलर dr के, तो t dr कोस पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा कार्य 0। अर्थात इस तनाव के कारण से कोई भी कार्य इस पर नहीं होता है। ऊर्जा संरक्षण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तनाव का इसके ऑसिलेशन में कोई रोल नहीं रहेगा, इसके जो कार्य है उसमें, अर्थात यह ऊर्जा के घटाने या बढ़ाने में अपना कोई रोल उत्पन्न नहीं करता है किसी भी ऑसिलेशन या किसी भी दोलन के दौरान। तो उसमें जो मेन रोल क्या होता है, उसमें जो मुख्य रोल होता है वह होता है गुरुत्वाकर्षण का। और गुरुत्वाकर्षण ये जब गति कर रहा होता है तो इसमें पोटेंशियल, इसको अपन स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। स्थितिज ऊर्जा के कारण से देखिए जितनी ऊंचाई पर जाएगा उतनी ऊंचाई पर इसमें सपोज ये L लंबाई का है तो एक ऊंचाई ये h ऊंचाई पर गया है तो ये हो गई h, तो ये हो गई L माइनस h। तो अपन कह सकते हैं कि L कोस ये L लंबाई है तो इसको L कोस थीटा, L कोस थीटा अगर यहाँ लेके आता हूँ, क्योंकि ये जो अपनी पोटेंशियल ऊर्जा वो m कितनी ऊंचाई पर है, यहाँ h ऊंचाई पर थी, इसकी पोटेंशियल हो जाएगी mgh हो जाएगी। और यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि L कोस थीटा बराबर, इसको लेके आएंगे तो हो जाएगा L माइनस h, तो 1 प्लस कोस थीटा इंटू L बराबर h, सॉरी 1 ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, ये 1 प्लस कोस थीटा है तो ये इसको लेके आएंगे तो 1 माइनस कोस थीटा
L बराबर H, तो L का मान H का मान कितना हो जाएगा अपना 1 माइनस कोस थीटा इंटू L। तो अपन किसी भी पेंडुलम के लिए अगर उसकी लंबाई दी गई है तो एंगल के रूप में उसकी ऊंचाई ज्ञात करके अपन उसकी स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखिए इस बात का। ओके, अब स्थितिज ऊर्जा है यह h ऊंचाई पर है, तो स्थितिज ऊर्जा ये कार्य ग्रुप होगा, तो ये स्थितिज ऊर्जा ही इसके कार्य में अपना कंट्रीब्यूशन करेगी, अपना योगदान देगी, न कि ये तनाव, क्योंकि तनाव के द्वारा किया गया कार्य तो शून्य होगा। इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखें। ऐसे ही देखिए, अगर किसी भी स्प्रिंग को अगर मैं खींचता हूँ बल लगाने पर और वह एक्सपांशन होता है तो F बराबर माइनस का kx हुक के नियम के अनुसार होता है। तो देखिए इस पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा, kx इंटू डी एक्स, तो kx स्क्वायर बटे 2 माइनस साइन। अर्थात अगर मैं कहूँ कि स्प्रिंग को खींचने में किया गया जो कार्य है वह नेगेटिव है एक प्रकार से, क्योंकि स्प्रिंग है वो रिस्टोरिंग फोर्स वापस भी इस पर लगाती है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिए। तो किसी भी स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य, जो बल खींचने में लग रहा है वो तो धनात्मक कार्य कर रहा है, लेकिन स्प्रिंग है वह किसी स्प्रिंग को खींचने के लिए अंदर जो बल लग रहा है वह तो धनात्मक कार्य कर रहा है, लेकिन स्प्रिंग का जो प्रत्यानयन बल है वह उस पर ऋणात्मक कार्य करता है। ओके, थैंक यू।